हेलो गाइस एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ पाठशाला। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 7th, जो कि एनसीईआरटी से है, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर किया था, तो जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लें, और जो मेरे चैनल पर नहीं हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं द रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटीज़। तो बेसिकली पहले क्या हुआ था, हमने देखा कि 14th सेंचुरी से लेट 17th सेंचुरी तक क्या क्या चेंजेस आए। लोगों ने पोप और चर्च की जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत कम हो गया था। फ्यूडलिज्म केम टू एन एंड, रोमन एम्पायर का पतन हो गया था, और भी बहुत सारे चेंजेस हमने देखे। लोगों के अंदर एक ह्यूमनिस्ट पैदा होने लगा था, वो लोग आर्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे थे, आर्किटेक्चर और बहुत सारा जो मटेरियल था, मतलब बहुत ज़्यादा कल्चर्स के अंदर चेंज आना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद अब इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसके अंदर मैं एक या दो टॉपिक कवर करने वाला हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। उसके बाद द रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियोस, so stay tuned. After the fall of the Western Roman Empire, many of the towns that had been political and culture centered in Italy fell into ruin. तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन होने के बाद जो इटली के सेंटर सिटी थे वो ख़त्म होने लगे, नष्ट हो गए। There was no unified government and Pope in the Rome who was sovereign in his own state एंड वॉज नॉट पॉलिटिकल फिगर। तो क्या हुआ कि वहाँ पर एक कोई यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी, और जो पोप, जो पादरी होते थे रोम के अंदर, उन्होंने अपना सिग्निफिकेंस खो दिया था, और वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं रहे थे। वाइल वेस्टर्न यूरोप वॉज बींग reshaped by feudal bonds and unified under the Latin Church, the Eastern Europe under the Byzantine Empire and the Islam was creating a common civilization for the West. Italy was weak and fragmented. क्या हुआ कि जो वेस्टर्न यूरोप था वो रीशेप हुआ किसके द्वारा? फ्यूडल बॉन्ड्स, जो सामंती ताम झाम थे या जो भी सामंती उनके बीच में बॉन्ड्स बने थे, और यूनिफाइड लेटिन चर्च जो लातिनी चर्च होती है, मतलब ईसाइयों का, जहाँ पे वो प्रेयर करते हैं। एंड ईस्टर्न यूरोप वाज अंडर द बेजेंटिन एम्पायर, और ईस्टर्न यूरोप बेजेंटिन एम्पायर के अंडर था। और इस्लाम वॉज क्रिएटिंग अ कॉमन सिविलाइजेशन, और इस्लाम का भी अब यहाँ पर इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट हो गया था। इटली वॉज वीक एंड फ्रेगमेंटेड, इटली बहुत ही वीक था और बहुत सारे टुकड़ों में पड़ चुका था। हाउएवर इट वॉज दीज वेरी डेवलपमेंट्स दैट हेल्प्ड इन द रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटीज़। लेकिन इसके बावजूद इटालियन सिटीज़ और इटालियन कल्चर दोबारा से रिवाइव हुआ। With the expansion of the trade between the Byzantine Empire and the Islamic countries, the ports on the Italian coast revived. क्या हुआ? Byzantine Empire और इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर व्यापार होना स्टार्ट हो गया था, जिससे व्यापार के लिए समुद्री जहाज़ का यूज़ किया जाता था। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए क्या होता था, मतलब पोर्ट्स, यानी कि बंदरगाह थे, या समुद्री तट बंदरगाह था जो। तो ऑब्वियस ही बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए समुद्र बंदरगाह की तो होना ज़रूरी है। तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर जो इटली थी ना, इटली के सेंटर्स थे, मतलब इटली कंट्री थी और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड जो उसके शहर थे, वहाँ पर बंदरगाह बने हुए थे। तो इससे क्या हुआ कि जो वहाँ के पोर्ट्स थे वो दोबारा से रिवाइव हो गए, क्योंकि समुद्री जहाज़ों के द्वारा व्यापार हो रहा था बिजेंटाइन एम्पायर और इस्लामिक कंट्री के बीच। तो इससे हम फर्स्ट स्टेप नोट कर सकते हैं कि क्या हुआ था। फ्रॉम द 12th सेंचुरी, एज द मंगोल्स ओपन अप द ट्रेड विद चाइना वाया द सिल्क रूट एंड एज द ट्रेड विद द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। इसमें क्या कहा गया है कि 12th सेंचुरी से मंगोल और चाइना के बीच सिल्क रूट के द्वारा व्यापार होने लगा था, और ट्रेड बिटवीन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो इंक्रीज्ड, और उनके बीच में भी व्यापार बढ़ने लगा था। इटालियन टाउन्स प्लेड अ सेंट्रल रोल। तो इस सब व्यापार के
प्रचलन से क्या हुआ, इटालियन टाउन्स प्लेड अ सेंट्रल रोल, क्योंकि इटालियन टाउन्स थे वो उनकी प्लेस ही ऐसी थी कि जिसके द्वारा व्यापार संभव नहीं था। तो अगर व्यापार होना स्टार्ट हो गया तो उन्होंने अपना जो सिग्निफिकेंस था वो उन्होंने अपना प्राप्त कर लिया। तो इससे इटालियन टाउन्स की इम्पोर्टेंस का हमें पता लगता है। They no longer saw themselves as the part of the powerful empire, but as independent city states. अब वो अपने आप को किसी साम्राज्य का हिस्सा नहीं मानते थे, वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स मानते थे। यानी कि वो जो भी उनका शहर है या जो भी उनका छोटा सा कस्बा है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है या वो किसी के अंडर नहीं अपने आप को मानता है। Two of these, Florence and Venice, were republic and many others were court cities ruled by the princes. तो इसमें से दो बहुत ही फेमस थी, एक तो फ्लोरेंस और एक वेनिस। ये दो सिटी स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा फेमस थी इटली के अंदर, क्योंकि आगे हम इसके बारे में इसका मटेरियल पढ़ेंगे तो उसमें सारा डिस्कस किया गया है। वर रिपब्लिक वो गणतंत्र थी, और बहुत सारी जो कोर्ट सिटीज़ थी वो राजकुमारों के द्वारा रूल की जाती थी। वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट सिटीज़ वॉज वेनिस, और इनमें से सबसे प्रमुख एक थी वेनिस। अनदर वॉज जिनोवा, और एक थी जेनोवा। इसको समझने के लिए हमें इसका मैप देखना पड़ेगा। सो लेट मी शो यू द मैप। तो इस मैप की हेल्प से हम देखते हैं कि कहाँ कौन सी प्लेस थी, और हम समझ जाएंगे कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो ये सब है ये सारा इटली है, और इसके अंदर जो भी ये फ्रेगमेंटेड हैं ये सभी इटालियन सिटी स्टेट्स हैं जो कि अब इंडिपेंडेंट हो चुकी है। हमने जो उस पेज पर नाम पढ़ा था उसमें था एक जेनोवा, हेयर इज़ दिस, एंड सेकेंड इज़ फ्लोरेंस एंड वेनिस, हेयर इज़ फ्लोरेंस एंड हेयर इज़ वेनिस। तो इनकी इम्पोर्टेंस क्यों थी ये भी हमने पढ़ा, क्योंकि व्यापार स्टार्ट हो गया था, trade was prevailed, so for that coastal ports are required, and that's why they play a very major role in the revival of Italian cities. Yes, this point is to be noted. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार आ जाता है। वैसे लॉन्ग तो ये है ही, लेकिन 1 मार्क क्वेश्चन में हम बता सकते हैं कि जब वहाँ पर व्यापार स्टार्ट हो गया तो इसकी वजह से ही इसका रिवाइवल स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर देखो कि जो वीनस है, वीनस एक कोस्टल एरिया है, एक कोस्टल एरिया, इसकी बाउंड्री ओशन से टच कर रही है, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत थी। एक है जेनोवा, आप देख सकते हैं कि इसकी भी बाउंड्री ओशन से कनेक्ट कर रही है, ओशन से अटैच्ड है। तो इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, और इसलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया। और आगे हम पढ़ेंगे कि ये कैसे आर्ट में और आर्किटेक्चर में भी इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया है, और यहाँ के जो महान लेखक हैं या जो पेंटर हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो हम सब आगे पढ़ेंगे। तो जैसा कि अभी हमने मैप पर देखा, जेनोवा और वेनिस, इन दोनों का हमने ज्योग्राफिकल एरिया देखा कि ये कैसे समुद्र से अटैच्ड हैं। तो उसके बाद क्या है, दे वर डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, ये यूरोप के और पार्ट से डिफरेंट थे। द कलर्जी वर नॉट पॉलिटिकली डोमिनेटेड हेयर, तो यहाँ पर जो कलर्जीज होते थे, जो पादरी लोग होते थे या जो प्रिस्ट लोग होते थे, वो पॉलिटिकली डोमिनेटेड नहीं थे। यहाँ पर मतलब उनका कोई भी राजनैतिक डोमिनेंस नहीं था। मतलब हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि वहाँ पर उनके पास कोई पावर्स नहीं थी, वो लोगों के ऊपर अपना डोमिनेशन नहीं जमा सकते थे। अगर हमने जैसे पहले देखा कि यूरोप में इनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, इनको किंग्स से भी ऊपर माना जाता था। अगर इन्होंने कुछ कह दिया तो राजा भी इनकी बात को टाल नहीं सकता था। लेकिन अब क्या हुआ कि इनका इन्फ्लुएंस बहुत ही कम हो गया था, अब लोग इनको बहुत नॉर्मली लाइटली लेते थे। तो अब यहाँ पर क्या था, इनका बहुत ही इन्फ्लुएंस कम हो गया था, कम क्या बिल्कुल ना के बराबर हो गया था।
नॉर वर देयर पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स, और ना ही यहाँ पर अब सामंती राजा होते थे। हमने देखा कि कैसे फ्यूडल लॉर्ड्स मैनर्स में रहते थे और अपने अंडर पीजेंट्स को काम करवाते थे, और उसमें भी हम पीजेंट्स में भी हमने पढ़ा के दो टाइप के होते थे, फ्री पीजेंट्स और सॉफ्ट्स। तो क्या होता था कि फ्यूडल लॉर्ड एक डोमिनेशन का प्रतीक था, वो राजा और प्रजा के बीच में एक कनेक्ट करने वाला एक लिंक था, वो दोनों को लिंक करता था, और इसलिए ही इसकी सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेशन भी था। पर अब क्या था, इसमें दिखाया गया है कि फ्यूडल लॉर्ड्स का भी वहाँ पर कोई दबदबा नहीं रह गया था। रिच मर्चेंट्स एंड बैंकर्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन गवर्निंग द सिटी। रिच मर्चेंट, जो लोग मर्चेंट्स थे, व्यापारी लोग थे, अमीर व्यापारी लोग थे, बैंकर्स थे, जो मतलब कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंशियल अच्छे लोग थे, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन गवर्निंग द सिटी। उन्होंने सिटी का काम काज चलाने के लिए बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, एंड दिस हेल्प द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप टू स्ट्राइक द रूट, और वहाँ की सारी प्रथा को बदल दिया था। और जो आइडिया था सिटीजनशिप का, यानी कि सभ्य नागरिकता का, उन्होंने वहाँ से जन्म लिया। Even when these towns were ruled by the military depots, the pride felt by the townspeople in being citizen did not weaken. तो क्या होता था कि जो मिलिट्री डिपोर्ट्स थे उनके द्वारा भी जब यहाँ पर रूल किया गया, ये अपने आप को टाउन पीपल मानते थे, अपने आप को सिटीजन यानी कि सभ्य मानते थे, और ये वीक नहीं हुए। तो ये तो हमने पढ़ लिया था कि रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटीज़। होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी बात में अगर आपको डाउट लगता हो तो आप उनसे ज़रूर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसके ऊपर अलग से ज़रूर वीडियो बना दूंगा। अगर हुआ तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इनको ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो 1300 में क्या हुआ था, ह्यूमनिज्म टॉट द पाडुआ यूनिवर्सिटी इन इटली। इटली के अंदर जो पाडुआ यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर ह्यूमनिज्म पढ़ाना चालू किया गया। 1341 पेट्रैक गिवन द टाइटल ऑफ पोएट लॉरेट इन रोम। पेट्राक, अब हम यूनिवर्सिटी और ह्यूमनिज्म, जो कि ये टॉपिक नीचे है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ये सभी उसके अंदर आएगा। तो आप ये टर्म्स देखकर कंफ्यूज मत होना, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जो आगे दिया गया है ये डिज़ाइंस वगैरह है, ये डिनामो, ऑटोमन, गोटेरबर्ग, पोर्तुगीज़ मैथमेटिशियंस, कोलंबस रीचेस अमेरिका, लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी मोनालिसा के पेंटर थे और बहुत ही ज़्यादा सर्च की जाने वाली पेंटिंग थी ये, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। आगे हम सब टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो पहले वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो पहले हम कवर करते हैं ह्यूमैनिटीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़। द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप हैड बीन सेटअप इन इटालियन टाउन्स। जो यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ थी वो सबसे पहले इटालियन टाउन्स के अंदर सेटअप हो गई थी, यानी कि इटालियन टाउन्स के अंदर ही यूरोप की सबसे पहली यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट हो गई थी। द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाडुआ एंड बोलोगना हैड क्रिएटेड द सेंटर्स ऑफ लीगल स्टडीज़ फ्रॉम द 11th सेंचुरी। यहाँ पर पढ़ाया जाना 11th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था। कॉमर्स बीइंग द चीफ एक्टिविटी इन द सिटी, जो कॉमर्स है वो एक प्रमुख एक्टिविटी रही है सिटी के अंदर। देयर वॉज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द लॉयर्स एंड नोटरीज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोलिसिटर एंड रिकॉर्ड कीपर, यानी कि लॉयर होते हैं जो वकील हैं, नोटरीज जो नोट करते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोलिसिटर एंड रिकॉर्ड कीपर, यानी कि एक सामग्री बताने वाला, यानी कि जो हमारे पास डेटा होता है वो बताने वाला, और एक उसको नोट करने वाला। टू राइट एंड
spread the rules and written agreements without which the trade on a large scale was not possible. तो लेखे जोखे के बिना वहाँ पर law was therefore a popular subject of study, but there was now a shift in the emphasis. It was studied in the context of the earlier Roman culture. तो इसमें क्या बताया गया है कि law was therefore a popular subject of study. जो लॉ था, कानून था, वो बहुत ही एक पॉपुलर सब्जेक्ट बन गया था, बहुत ही प्रसिद्ध सब्जेक्ट बन गया था एट दैट टाइम. बट वहाँ पर क्या हुआ कि एक शिफ्ट आ गया था. इट वॉज स्टडीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अर्लियर रोमन एम्पायर. उसको अर्लियर रोमन कल्चर के बेसिस पर ही पढ़ा जा रहा था. फ्रांसिस्को पेट्रैक रिप्रेजेंटेड दिस चेंज. उसने क्या कहा, पेट्रैक है जो फ्रांसिस्को पेट्रैक, उसने इस चेंज को बताया. टू पेट्रैक, एंटिक्विटी वॉज अ डिस्टिंक्टिव civilization which could be the best understood through the actual words of the ancient Greeks and Romans. पेट्रैक ने क्या आइडिया दिया कि हमें एंशियंट ग्रीक्स और रोमन की हिस्ट्री और उनकी सिविलाइजेशन थी जो उसको भी पढ़ना चाहिए. तो यहाँ पर क्या हुआ, एक शिफ्ट आ गया था कि अकेला लॉ को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी, वहाँ पे सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए भी जोर दिया गया था. ही देयरफॉर स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ क्लोज रीडिंग ऑफ द एंशियंट ऑथर्स. तो उसने वहाँ पर जोर दिया कि वो पुराने ऑथर्स जो पहले के लेखक थे उनके टेक्स्ट को पढ़ें. This educational program implied that there was much to be the learned which religious teaching alone could not give. वहाँ पर एजुकेशनल प्रोग्राम होने स्टार्ट हो गए थे कि जिसमें बताया गया था कि अकेला धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से ही हमें ज्ञान नहीं होगा, हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में भी जानना होगा. This was the culture which historians in the 19th century were to label humanism. और इस सब चीज़ों को पढ़ने वाले जो हमारा कोर्स होता है 19th सेंचुरी में इसे एक लेबल मिला, ह्यूमनिज़म. और इससे ही आज जो हम आर्ट्स में हैं, आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज़ बोला जाता है. तो ह्यूमैनिटीज़ का जन्म यहीं से हुआ था. बाय द अर्ली 15th सेंचुरी द टर्म ह्यूमनिस्ट वॉज यूज फॉर मास्टर्स हु टॉट द ग्रामर, रियोटिक, पोएट्री, हिस्ट्री एंड द मॉरल फिलोसफी. तो 15th सेंचुरी में, अर्ली 15th सेंचुरी में क्या हुआ, जो टर्म ह्यूमनिस्ट है वो यूज़ की जाने लगी. किसके लिए, जो मास्टर्स थे किस चीज़ के, ग्रामर, रियोटिक, पोएट्री, हिस्ट्री, यानी कि जो हमें व्याकरण पढ़ाते थे. पोएट्री थी जो हम पढ़ते हैं, पोएट्री में कविताएं थी जो, और हिस्ट्री पास्ट को जो स्टडी करते थे, और जो फिलोसफी देते थे, उन सभी के लिए ह्यूमनिस्ट वर्ड को यूज़ किया जाने लगा था. द लैटिन वर्ड ह्यूमनिस्ट फ्रॉम विच द ह्यूमैनिटीज़ वॉज डिराइव्ड. तो यहाँ पर दिया गया है द लैटिन वर्ड ह्यूमैनिटस. ह्यूमैनिटस एक लातिनी वर्ड था जिससे ह्यूमैनिटीज़ डिराइव्ड हुई थी. हैज़ बीन यूज्ड मैनी सेंचुरीज अगो बाय द रोमन लॉयर एंड एसिस्ट सिसेरो, a contemporary of the Julius Caesar, to mean the culture. These subjects were not drawn from or connected with religion and emphasize skill developed by the individual through the discussion and debate. ये सब इनका किसी से लेना देना नहीं था, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट्स थे जो कि स्किल्स को डेवलप करते थे इंडिविजुअल, जैसे कि जो डिस्कशन हैं या डिबेट हैं. ब्लू बॉक्स है ऊपर, आप उसको एक बार पढ़ लेना, उसमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं है. These revolutionary ideas attracted the attention in many other universities, particularly in the newly established university in the Petrarch owns hometown of Florence. तो जो ये revolutionary ideas थे उन्होंने attention लिया, उन्होंने attract किया attentions का बहुत सारी universities का, particularly जो कि नई नई universities अब बन रही थी जो कि खुद एक Petrarch के hometown में थी, Florence. Till the end of the 13th century, 13th century के एंड तक आते आते दिस सिटी हैड नॉट मेक द मार्क्स एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड ऑफ लर्निंग, बट द थिंग्स चेंज ड्रामेटिकली इन द 15th सेंचुरी. इस तो 13th सेंचुरी के एंड तक क्या था कि जो सिटी है फ्लोरेंस, इसके अंदर ट्रेड और लर्निंग का ही नहीं बल्कि ये ड्रामेटिकली चेंज होने लगी थी 15th सेंचुरी के अंदर. अ सिटी इज़ नोन बाय इट्स ग्रेट सिटीजन्स एज मच. तो इसमें आगे फ्लोरेंस की जो विशेषता है उसके बारे में बताया गया है. अ सिटी इज़ नोन बाय इट्स
great citizens as much as by its wealth, and Florence had come. तो इसमें क्या है कि जो सिटी है इसके महान नागरिकों के द्वारा जानी जाती है, इसकी वेल्थ जो इसका वैभव है इसके द्वारा जानी जाती है, और फ्लोरेंस हैड कम टू बी नोन बिकॉज ऑफ डेंटे अलेग्री। ये इनके जो फ्लोरेंस है डेंटे अलेग्री के द्वारा ही जानी जाती है। अ लेमैन हु रोट ऑन रिलीजियस थीम्स, ये धार्मिक जो थीम्स हैं उसके ऊपर लिखते थे। एंड गोइटो एन आर्टिस्ट हु पेंटेड लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स, इनके पोर्ट्रेट अगर हम देखें तो बिल्कुल वो जीवंत दिखेंगे, यानी कि अगर हम इनकी पिक्चर्स देखते तो हमें ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल रियल है। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टिफ फिगर्स डन बाय द अर्लियर आर्टिस्ट। पहले के जो आर्टिस्ट थे वो क्या करते थे, एक स्टिफ पिक्चर बनाते थे जो हमें ऐसा लगता कि हाँ वो पिक्चर ही है। बट टाइम के साथ साथ ऐसे महान आर्टिस्ट वहाँ पर फ्लोरेंस के अंदर पैदा हुए कि उन्होंने एक ऐसे पोर्ट्रेट्स बनाने स्टार्ट कर दिए जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर आर्ट बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी। From then it developed as the most exciting intellectual city in Italy and as the center of artistic creativity. उसके बाद से ही ये जाने जाने लगी थी, जो ये सिटी है इटली की, सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। यहाँ पर जो कला का केंद्र है वो इसे कहा जाने लगा था। द टर्म रेनेसा मैन इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन विद मैनी interest and skills because of the many individual who became well known at this time were the people of many parts. तो रेनेसा मैन था वो एक पर्सन की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता था जिसके अंदर इंटरेस्ट और स्किल्स थे। विद मैनी इंटरेस्ट एंड स्किल्स, जिसके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती थी, उसे रेनेसा मैन भी कहा जाता था। बिकॉज मैनी ऑफ द इंडिविजुअल हु बिकेम वेल नोन, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे, एंड द टाइम व्हेन द पीपल ऑफ द मैनी पार्ट्स, और वो बहुत सारी जगह के मतलब पीपल थे जो वो बन गए थे। देयर वर द स्कॉलर्स, डिप्लोमैट, थियोलॉजियन, आर्टिस्ट कंबाइंड इन वन। इसमें कुछ नहीं है, जो स्कॉलर्स थे वहाँ पे ये सभी एक जैसे ही हो गए थे, यानी कि ऑल इन वन था, यानी कि एक आदमी आर्टिस्ट भी हो सकता था, डिप्लोमेट भी हो सकता, थियोलॉजियन आर्ट और स्कॉलर भी हो सकता था, यानी कि विद्वान भी हो सकता था, यानी कि एक आदमी के अंदर इतनी इतनी स्किल्स पाई जाती थी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अगले जो टॉपिक्स हैं हम अगले वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक माय चैनल, सॉरी दिस वीडियो। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए आगे और भी अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ। तो आगे के जो टॉपिक्स हैं, द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ द हिस्ट्री एंड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इसके अंदर जो भी मैटर है हम अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।